देखो बच्चे, अच्छा आ गए। अच्छा आप पढ़ के आई हो, आप पढ़ के आई हो। क्यों? रीजन बता दो। सही बताओ, कौन सी लगाई? पाक है, पाक पाकिस्तान में रहते हैं, बहुत अच्छी होगी। आप तो फाइनल में आ गई है। हाँ वहाँ पे कॉपी करके मेरी वो जो दूसरी क्लास में लड़की वो पाक कर लेता है, तो बड़े बफर से दिखा देते हैं कि इसलिए भी हो सकती है, हम लोग वैक्सीनेटेड है, वो इसी को भी कह रहे। हाँ और ये वैसे साइनोवैक्सीन का 2 डोजेज होती है। साइनोफार्म नहीं, क्यों? हमारे पाकिस्तान की है, बहुत अच्छी होगी। नहीं ठीक है, बल्कि बुखार होना अच्छी बात होती है, पता है। अगर जिस तरह आप ये देखो जब बच्चों को जब भी लगवाते हैं कुछ होना अच्छी बात है। मैंने साइनोवैक लगवाई, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं रात तक इंतजार ही करती रही कि कुछ तो हो। कुछ भी नहीं हुआ। मैं आराम से उसके बाद मैंने लेफ्ट बाजू पे लगवाई थी, उसके बाद आराम से मैं ड्राइव भी करती रही, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा चलो थोड़ी बीमार होंगी, लेटूंगी, मजा करूंगी, कुछ भी नहीं हुआ। बच्ची संभालनी को नहीं तो अच्छी बात है। इसका मतलब है कि असल में सही है पाकवर्क। और वैसे भी पाकिस्तान, लेकिन वो चाइना की कोलैबोरेशन से ही बनी है। मुझे बच्चे बता रहे थे कि बेसिकली वो चाइनीज की मदद से ही इन्होंने बनाई है शायद। आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैंने सुना है। लेकिन अच्छी होगी, अगर बुखार वगैरह भी हुआ है तो आई थिंक अच्छी होगी वो। हाँ वो साइनोवैक में भी तो कहते हैं कि वो साइनोवैक में वहाँ पे एक आंटी कह रही थी, कहती है कि बेटा मुझे बताओ मैं 2 साल बाद मर जाऊंगी। वो सीरियसली पूछ रही। तो मैंने कहा कि आपको अगर पता है कि 2 साल, अगर आपको ऐसे लगता है आप मर जाएंगी तो ना लगवाएं, इतनी क्या है। कहती है नहीं अब मैं क्या करूँ, मैंने पहली डोज लगवा ली है। तो ये भी एक फजूल बात चलाई है, 2 साल बाद मर जाएंगे। भाई आजकल जो हालात जा रहे हैं, 2 साल तक कोई जिंदा रहे तो बड़ी बात है। आजकल हर दिन कोई ना कोई मार है बेचारा। चलो बेटा कौन कौन पढ़ के आया है? चलो फिर तुम तीनों ने मतलब पाक पैक लगवाई और पढ़ा लेंगे, ठीक है। मैम अस्सलाम वालेकुम। मैम एक ऐसा मेरा ना क्यूरी है, इफ यू कैन गाइड मी ऑन दिस। मैम मैंने ना साइनोफार्म लगवाई थी फर्स्ट डोज, और मैम अब ना साइनोफार्म साइनोवैक दोनों शॉट है। तो मैम मैं क्या करूँ, क्या वेट करूँ या कोई और वैक्सीन ऐसी है जो हम लगवा सकती हूँ सेकेंड डोज में? आपने रिसेंटली बता दिया, लाइक मामा गई थी कल, उन्होंने लगवाई है तो बेटी केयर है, आगे भी है। बल्कि आजकल भी लगवा लो वरना फिर से शॉर्ट ना हो जाए। नहीं यही लगवाओ, जिसकी फर्स्ट डोज लगवाई है ना वही लगवाइए। क्या पंखा चला दिया, आहिस्ता भी नहीं, इसको आहिस्ता बस चला। बेटा आवाज आ रही है आपको? यस मैं कह मैम, रही हूँ कि आ आ गई रही है। है मैम। मैम बहुत देर कर दी आपने। आ गई भी है। एक सेकंड में पूछ, आवाज आ रही है मेरी बच्चों? यस मैम, अब आ रही है मैम, बहुत जोर की। पता है आवाज इनको नहीं आएगी तो बंद कर दो। मैम हमें आ रही है आवाज। फिर भी कहेंगे कि नहीं आ रही। जी मैम, आवाज आ रही है। अच्छा मेरी बात सुनो, वो साइनो वैक वाली जो भी बच्ची है जो भी कह रही थी, वो साइनोफार्म हाँ तो इसी बेटा इसी की दूसरी डोज लगवाओ ऑब्वियसली। आ गई है, लाइक मेरी मामा कल जाके लगवा के आई। मैम मैं पिछले 2 वीक से वेट कर रही हूँ मैम। मैंने एक्सपो से लगवाई थी, तो मैम कहाँ से लगवाई आपकी मदर ने? मेरी उन्होंने लगवाई है DHA फेज 6 से। वो वहां पे नहीं है जो ठीक है मैम, वैसे पाकिस्तान मार्केट किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट। चलो ओके कौन मैम, कौन, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। अल्लाह करे अब तुम्हें मिल जाए, वरना है भी थैंक यू करके। अच्छा मेरी बात सुनो, कौन कौन पढ़ के आए हुए, हैंड रेस करो। पढ़ के आए हुए हो? वैसे ये इतना मुश्किल सब्जेक्ट तो नहीं है, पढ़ लिया करो थोड़ा सा। हाँ ये BS जैसा लगता है मुझे, बिहेवियरल साइंसेस पढ़ा हुआ है ना, ये उसका उस जैसा, उसका रिश्तेदार ही है। मतलब मैं आजकल वो पढ़ा रही हूँ ना। कौन कौन पढ़ के आए हुए, हैंड रेस करो। अच्छा सलीम, बाकी बच्चे क्यों नहीं पढ़, अली रजा आप पढ़ के आए हुए हो? अच्छा क्या पढ़ा था, कौन बताएगा लास्ट टाइम? आप लोग भी हैंड रेस कर सकते हो। मैम तो अली
नहीं मैं खुद पूछूंगी। अली रजा, अली रजा, अली मैम नहीं, रजा मैं नहीं पढ़ के आया, इसलिए मैंने नहीं किया है। नहीं पढ़ के आए, क्यों? मैम मैंने लास्ट क्लास नहीं ली है। अच्छा चलो ठीक है। सलीम, सलीम बेटा आप बताओ, सलीम नवीद, ये लास्ट टाइम क्या पढ़ा था बताओ। मैम हमने वो पढ़ी थी मेडिकेशन सेफ्टी पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा good. था कि कौन लोग मतलब रिस्क पे होते हैं मतलब मेडिकेशन एरर्स के अंदर। वो हमने बताई थी कि किस तरह की एरर्स होती हैं, प्रेस्क्राइबिंग होती हैं और डिस्पेंसिंग होती हैं। और आपने 5 आवर्स का प्रिंसिपल पढ़ाया था कि हम लोग उसको मतलब राइट डोज, राइट पेशेंट, राइट वे, और मतलब इस तरह का बताया था। और साइड इफेक्ट्स के बारे में बताया था कि जो मतलब मेडिसिन होते हैं उनके एडवर्स साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक जो होती है उनके मतलब जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसके बारे में बताया था। और आपने बताया था कि जो हमारे पास प्रेस्क्राइबिंग एरर्स होती हैं वो कैसे हो सकती हैं कि अगर कोई डॉक्टर है वो पेशेंट को उसने मेडिसिन प्रेस्क्राइब करनी है तो उसको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, और या वो मतलब उनका नेम दोनों कॉमन था और वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, या एक बार आपने बताया था कि अगर 0.1 ग्राम देनी है तो या उसकी बजाय 1 ग्राम लिखा गया, इस तरह की एरर्स आ सकती हैं प्रेस्क्राइबिंग में। वेरी गुड, ठीक है बेटा, वेरी गुड, ठीक है, यही पढ़ा था हमने, मेडिकेशन सेफ्टी पढ़ा था, ठीक है, आप लोग पढ़ लेना बाद में। वैसे भी 1 क्रेडिट आता है तो मतलब एक ही एग्जाम होना है इसका। अच्छा आज बेसिकली हमने पढ़ना है कंसेंट, ये क्या होता है कौन बताएगा? मैम पेशेंट से मैम कंसेंट फॉर्म इजाजत लिया लेना। जाता है कोई भी। मैम उसकी हिस्ट्री लेने से इजाजत लेना कि हम हिस्ट्री लोग ये लेने से प्रोसीजर करने लगे। वेरी गुड। मैम उसकी हिस्ट्री लेने से पहले उसका मतलब कोई भी प्रोसीजर या उससे उससे पहले कंसेंट लिया जाता है कि पेशेंट से पहले परमिशन लेते हैं कोई भी प्रोसीजर करने से पहले, और अगर बच्चा Yes. है, छोटा है, तो लाइक जिस तरह अगर 13 ईयर से छोटा है तो फिर हम उसके पेरेंट्स से लेंगे, ठीक है। Yes, और ये ma'am. लेना बहुत जरूरी है। जिस तरह हम लोग अक्सर यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स वगैरह ही करते हैं कि जल्दी में जिस तरह कर रहे हैं तो कहते हैं कि चलो छोड़ो, इसे क्या पता और ये वो, लेकिन ये जरूरी है कि आप पेशेंट की मर्जी से उसका प्रोसीजर करो। तो मैम उसको बताना चाहिए साइड इफेक्ट्स क्या है मतलब, और इसके मतलब side क्या effects प्रोसीजर होगा, very सारा मैम good. पूरा बताना चाहिए। प्रोटोकॉल जो भी आउटकम्स होंगे सारा हम उसको पहले बताएंगे। हाँ बेटा पहले अपना नाम भी बताया करो, इस तरह मुझे पता तो लगे कि कौन जो है कौन बोल रहा है और कौन नहीं बोल रहा। ठीक है, वेरी गुड। चलो आज बेसिकली हमें कंसेंट ही पढ़ना है, मुझे गर्मी लग रही है। वो वाला ऐसे चल ना, इस तरह नहीं चला रहे हैं, पैरेंट्स को बात कर रहे हैं। दूसरा भी चला रही थी, कंजूसी से ऐसे लगा रहे थे, ये फैन ही ना लगा ली। ये हम कह रहे हैं अच्छा अब बेसिकली आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट, ठीक है। एक तो मास्क से भी ना सांस मेरा बंद हो जाता है, गर्मी लग रही है, उतार दो। तो तुम लोग तो पता नहीं पाक वैक वगैरह मतलब अच्छी वैक्सीनेशन लगवाते हैं, लेकिन तो मुझे तो डर लगता है ऊपर से, पता नहीं, देखो मैं पता नहीं कैसी लग रही हूँ। मैम कैमरा ऑन कर ले। नहीं कैमरा नहीं मैंने ऑन करना भाई। क्यों मैम? मैम प्लीज कर दे, अच्छी समझ आती है। दिखाई में ध्यान दो तो सही लग मैम अच्छा लगता है आपको देख के। चलो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैमरा क्यों मैं ऑन करूं? क्यों तुम लोग यहाँ पे फिल्म नहीं दिखा मैम रही? अभी तक देखा नहीं है आपको। मैम अच्छा लगता है आपको देख के, आपको देख के पढ़ना अच्छा लगता है। मैम कर दे ऑन। नहीं मैंने कोई नहीं ऑन करना, कैमरे में बंदा बहुत फनी आती है उसकी। नो मैम मैम ऐसी तो बात नहीं, जैसा बंदा होता है वैसे ही मैं आता है। बहुत बूढ़ी सी आओगे ना तो मैं बहुत बूढ़ी सी हूँ, मुझसे है ना। मैम हम बर्दाश्त कर मैम लेंगे। यही तो नहीं देखना मैम, चाहते हैं आपकी आवाज से पता चल रहा है बहुत हसीन है। हाय अल्लाह, मैम आपसे पढ़ा हुआ है वैसे, मैम आपसे पढ़ा हुआ है पहले वैसे। मौका लगाना बस करता, 1 कैडेट आ रहे, कोई नहीं टॉपिक मैम लिया एक तो बार दिखा दे बस। मैम थोड़ी देर के लिए ऑन कर दें। ऑन करें ना मैम। मैंने नहीं करना, आईडी कार्ड जैसी पिक्चर आती है। मैम इतनी तो सेलिब्रिटीज के भी रिक्वेस्ट करें तो वो मान जाए। इन सब ने मुझे देखा हुआ अच्छे तरीके से। चलो ठीक है, मैम चलो आप जिन्होंने नहीं content- देखा वो हेलो आज पहुंच गई हो आज। अच्छा आप कंसेंट पढ़ेंगे आप, बेसिकली ये बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। जब आपकी आवाज आ रही है मेरी क्लियरली या नहीं आ रही? यस मैम आ रही है मैम, अब बहुत क्लियर ज्यादा आ रही क्लियर है, है। फोटो नहीं आ रही। अच्छा
आपने जिस तरह जब बिहेवियरल साइंसेस पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि ये एक एथिकल प्रिंसिपल भी है कि आप कॉन्सेंट और कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, ये बेसिकली ये चीजें आपने ये एथिकली पूछना बहुत जरूरी है पेशेंट्स से, ठीक है। और उसमें ये होता है कि आपने कोई भी अगर मेडिकल ट्रीटमेंट करनी है, कोई टेस्ट करना है, इवन एग्जामिनेशन से पहले भी आपने पेशेंट से पूछना है कि आपको मेरी शिकायत ही ना हो जाए कि मास्क नहीं लगाते। यहाँ कैमरा भी है ना, बाकी कोई टीचर उतारती है पढ़ाते हुए? मैम उतारते हैं सारे रिजवान तो आज लेके भी नहीं आए थे। चलो ठीक है। अच्छा, अब इसमें बेसिकली होता है कि ये एक पेशेंट का राइट है कि आप कोई भी प्रोसीजर करने लगो तो आप उससे पूछोगे, ठीक है। ये बेसिकली एक पेशेंट का राइट है कि आप कोई भी प्रोसीजर या एग्जामिनेशन करने लगो तो आप उससे पूछो, बेटा आप मुझे इतने गुस्से से क्यों देखती हो, आप ये मेरून दुपट्टे वाली आप मैं हाँ आप, और फिर जब मैं आपको बुलाती हूँ तो आप ऐसे करती हो। मैंने क्या बिगाड़ा, मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया। चलो ठीक है, ये बात समझ आ गई है। अच्छा, क्राइटेरिया फॉर वैलिड कंसेंट, ठीक है। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना? यस मैम। आ रही है। देखो कि बेसिकली ये है कि आप ये देखो, बेसिकली अब हमने देखना है कि कंसेंट जो है वो वैलिड कब होता है, ठीक है, कि क्या क्राइटेरिया है वैलिड कंसेंट का। इसमें 3 चीजें हैं, कैपेसिटी, इन्फॉर्म और वॉलंटरी। ये हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। आपका बेटा क्या नाम था? जैनब? क्या? जारा। हाँ, मुझे जिसका नाम नहीं ना आता मैं कहती हूँ जैनब, क्योंकि जैनब अभी ठीक। जारा, जारा आज ना अपनी अटेंडेंस लगा देना। वो जो आप और आपका क्या नाम है? फिफ्सा आए थे ना एक दिन पहले, और रिमशा भी आई थी। अच्छा, अब कैपेसिटी क्या होती है? कि बेसिकली ये है कि आप ये देखो कि वो पेशेंट जो है इतना कॉम्पिटेंट है कि वो कंसेंट दे सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखो कि वो, और ये कि उसमें एक पेशेंट में इतनी कैपेसिटी है कि वो आप जो उसको चीजें बता रहे हो वो चीज उसको उसकी समझ आ रही है, और ये कि बेसिकली ये कि वो उस वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि उसने कौन सा प्रोसीजर कराना है और कौन सा नहीं। हाँ बिल्कुल, कि फॉर एग्जांपल जिस तरह रिमशा बता रही है कि कोई अनकॉन्शियस पेशेंट हो या फिर ड्रग एडिक्टेड या कोई इस तरह का, फॉर एग्जांपल देखो कोई बाइपोलर का पेशेंट है और वो इस वक्त इस फेज में है कि वो नहीं बता सकता कि देखो वो तो इस स्टेट में है कि आप उसको ये भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो ट्रॉमा का केस है या अनकॉन्शियस, फॉर एग्जाम्पल किसी का एक्सीडेंट हुआ है, एक अनकॉन्शियस आया है अगर पेशेंट, तो उस वक्त उसकी फैमिली भी उसके साथ नहीं है, इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट आया तो ऑब्वियसली आप उससे कॉन्सेंट नहीं लेंगे, आप फौरन उसकी एयरवे ब्रीदिंग वगैरह स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि ऑब्वियसली देखो एक जिस तरह इमरजेंसी के केसेस आते हैं, कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है तो सबसे पहले आपने ABCD पढ़ा होगा, तो सबसे पहले वो, अब आपका अपना राइट है, आप कैसे डॉक्टर हो उस पर डिपेंड करता है, उसमें ऑब्वियसली आप कॉन्सेंट नहीं ले सकते, ये कॉमन सेंस की बात है। और छोटे बच्चे लाइक 13 ईयर्स से जो छोटे हैं वो भी नहीं, उनको इतना नहीं पता होता कि आप देखो छोटे बच्चे से पूछोगे कि आपको मैं इंजेक्शन लगा दूं तो वो ऑब्वियसली ये कहेगा कि नहीं भाई जाए यहाँ से। जिस तरह छोटे बच्चे होते हैं उनको इंजेक्शन का इतना ज्यादा फोबिया होता है, तो उसमें यही है कि आप बेसिकली आपने पेशेंट के लिए सॉरी पेरेंट्स से कंसेंट लेना होता है। अच्छा, अब ये है कि द नीड फॉर, एक सेकेंड ये यहाँ भी आ रहा है। अच्छा, अब ये देखो इन्फॉर्म्ड, हम इसको इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्यों कहते हैं? इसका ये मतलब है कि बेसिकली हमने पेशेंट को पूरी इंफॉर्मेशन देनी है। इन्फॉर्म देखो, इन्फॉर्म का वर्ड इंफॉर्मेशन है ना, बेसिकली इंफॉर्मेशन से ही बना है ना इन्फॉर्म का। इसका ये कि आपने बेसिकली पेशेंट को सारी इंफॉर्मेशन देनी है उसके बारे में, कि लाइक इसके क्या, आप अगर फॉर एग्जांपल आप उसको बताओ कि क्या रिस्क जो आपकी, फॉर एग्जांपल अगर किसी की कीमोथेरेपी होनी है तो आप बताओ कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, या फॉर एग्जांपल इसके, या आप कोई ऑप्शन बता रहे हो, कोई इसके पास ऑप्शन है तो हर ऑप्शन के बेनिफिट्स बताओ, हर ऑप्शन के मतलब रिस्क वगैरह बताओ, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड। मैं भी ये भी बताते हैं कि ये जो प्रोसीजर हम करने लगे इसमें कितना टाइम लगेगा हीलिंग के अंदर, मतलब ऑपरेट करना होगा तो मतलब हीलिंग में कितना ड्यूरेशन लगेगा, इसका क्या बताते हैं? गुड। हाँ हाँ बेटा, वेरी गुड। ये कौन बोल रहा है? नाम भी मुझे अपना नाम भी बताओ ना, ताकि मुझे पता लगे कि कौन बच्चे पार्टिसिपेट मैम करते हैं। सलीम नवीद। हाँ सलीम, सलीम, वेरी गुड।
अच्छा चलो, इसमें यही है कि इन्फॉर्म का मतलब है कि आपने पेशेंट को सारी इंफॉर्मेशन देनी है कि बेनिफिट्स क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और जिस तरह इसके नाम से ही पता लग रहा है इन्फॉर्म्ड इंफॉर्मेशन इस सब देते हैं। आज सारा नहीं आई, सारा मुझे बता दो। हाँ जी मैम, कोई प्रोसीजर स्टार्ट करना हो, कोई सर्जरी वगैरह, तो उससे पहले भी इन्फॉर्म कंसेंट लिया जाता है ना, कि इन केस अगर कुछ हो जाता है तो उसमें फिर डॉक्टर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाएगी इसकी, इसलिए भी वो सिग्नेचर कराते हैं। इसलिए भी सिग्नेचर कराते हैं कि आप, या फॉर एग्जांपल अगर किसी की वाइफ है, उनका सी सेक्शन होना है इस तरह, या बीवी इस कंडीशन में नहीं है, तो मियाँ से साइन कराते हैं कि मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि बाद में डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, खुद इन्होंने इजाजत दी है करने के लिए। गॉड फॉरबिड कुछ भी हो सकता है, लाइक कोई भी प्रोसीजर डॉक्टर करते हैं तो उसको 100% नहीं पता होता कि ये कामयाब होगा या नहीं। कोशिश अलबत्ता पूरी करते हैं कि वो मतलब सक्सेसफुल हो। मुझे इतनी प्यास लग रही, किसी के पास पानी है? अच्छा, अब वॉलंटरी का क्या मतलब होता है? मैम वॉलंटरी का मतलब ये है मैम कि खुद किसी भी प्रेशर पेशेंट के करे बगैर अपनी उससे तरफ लेना है से, हमने, जो कंसेंट लेना है किसी भी प्रेशर के बगैर, मतलब खुद उसका करे कॉन्शियस कोई लेवल भी। इतना हो कि वो मतलब इस कैपेबल हो कि वो अपना कंसेंट फॉर्म खुद कॉन्शियस लेवल पे फील कर सकता हो या बता सकता हो। वॉलंटरी का मतलब होता है कि देखो, इनवॉलंटरी वो चीजें सेल्फ हो होती गया। हैं आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। यस ठीक है, मैम। फॉर एग्जांपल जिस तरह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपकी हार्ट बीट, ये सारी चीजें इनवॉलंटरी है, ये आपके कंट्रोल में नहीं। ठीक है, वॉलंटरी होता है कि आप अपनी मर्जी से कोई चीज करें। ठीक है, इसमें यही है कि आपके एक पेशेंट जो है वो अपनी मर्जी से बता रहा है, उसमें कोई प्रेशर वगैरह ना हो कि उसमें फॉर एग्जांपल किसी का जिस तरह अगर कोई पेशेंट ठीक है, मतलब 18 ईयर से बड़ा है या एक एडल्ट है, और उस पर किसी किस्म का इधर उधर से प्रेशर ना हो, कोई भी वो अपनी मर्जी से करा रहा हो जो भी करा रहा है। ठीक है जी, कौन से केसेस की? हाँ, एबॉर्शन केसेस से बिल्कुल, कि आप बेसिकली एबॉर्शन में देखो ये है कि आप जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल वो कोई मदर है, वो नहीं कराना चाह रही, लेकिन उस पर प्रेशराइज कर रहा है, मतलब उसके हस्बैंड जो है वो कहते हैं कि नहीं हमने एबॉर्शन कराना है, वो तो आपको ये चाहिए कि आप पेशेंट की बात सुनो, मतलब जो अगर जो वो कह रही है लड़की, आप उसकी बात सुनो। ठीक है, हाँ हाँ, ऐसे ही देखो बेटा, हर एक ना आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो ना, तो ऐसी ऐसी कंडीशंस देखने को आती है जो आपको बुक्स की, उस वक्त आपने अपनी कॉमन सेंस देखो, अगर एक चीज, एक पेशेंट जो है वो नहीं विलिंग हो रहा और वो चीज असल में उसके लिए बहुत जरूरी है, और उसके पेरेंट्स या उसकी साइड वाले, अब देखो वो पेशेंट का अपना, या तो ये भी हो सकता है कि वो मेंटली इतना स्ट्रेस्ड आउट हो कि वो ये ना चाहता हो कि मेरी सर्जरी हो, जिस तरह एक फोबिया भी होता है। तो ऐसी कंडीशन में मेरे ख्याल से अगर उसकी जान किसी चीज से बच रही है, तो वहां पे मेरे ख्याल से कि फिर आपको वो चीज प्रेफरेंस आपका ना पेशेंट की, बस पेशेंट का अच्छाई आपके जेहन में होनी चाहिए, कि किसी तरह आप काउंसलिंग भी कर सकते हो उसकी, लाइक आप ये करो कि उस वक्त ना करो, आप थोड़ी सी काउंसलिंग कर दो। और पेशेंट जो लोग जितने मर्जी रिजिड हो, वो डॉक्टर की बात मान लेते हैं। हाँ, फैमिलीज को बहुत ज्यादा नखरे दिखाता है हर कोई, लेकिन ये है कि डॉक्टर्स की बात मान लेते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ठीक है, आज का लेक्चर वैसे मैंने ना आज खुद ही मैंने कहा चलो आज आसान लेक्चर पढ़ाती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पिछला लेक्चर आसान ही था लेकिन वो बहुत एक्सटेंसिव था। ठीक है, आज इन्फॉर्म, आज ये चीजें तो वैसे आप लोगों ने पढ़ी हुई है, पेशेंट सेफ्टी 1 में भी पढ़ी हुई है, मैम बिहेवियरल साइंसेस में पढ़ी। लेकिन पीएस वगैरह में पढ़ी, बिहेवियरल वन में पढ़ी थी। बिहेवियरल वैसे मुझे तो अच्छा लगता है, वो सब्जेक्ट अच्छा है। अच्छा, अब ये देखो, हाउ लॉन्ग इज कंसेंट वैलिड फॉर। अब देखो कब तक वैलिड रहेगा, जब तक कि वो पेशेंट खुद से इनकार ना कर दे। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट ने कहा है आपको कि ठीक है मैं करा लूंगा, अब अगले दिन वो आके कहते हैं कि नहीं मुझे तो कोई, मतलब वो ये कहते हैं कि नहीं अभी मैंने नहीं कराना, मैंने कोई सर्जिकल इंटरवेंशन है, ठीक है, या कोई सर्जरी है, तो उसमें ये है कि अगर वो पेशेंट कहते हैं कि नहीं एक अभी अभी मैं नहीं कराना चाहता, मुझे 1-2 डॉक्टर से और पूछ के दे दे, मैं फिर कराऊंगा, तो उसमें अब आपने ये नहीं करना कि पेशेंट से लड़ना शुरू हो जाए कि नहीं नहीं, मतलब डॉक्टर को ये हो कि मेरे इस सर्जरी में मतलब आपने ना बेसिकली ये करना है कि आप इंशाल्लाह कल को क्लिनिक्स में जाओगे तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सबसे पीछे रखना है, सबसे पहले पेशेंट को, और यही एक डॉक्टर का कॉन्सेप्ट होता है कि एक डॉक्टर इंसानियत के लिए करता है, तो उसमें आपने अपने पैसे बनाने में नहीं वो ज्यादा ध्यान देना, आपने पेशेंट की, तो ये कि
एक पेशेंट का ये राइट है कि वो किसी भी वक्त अपने मतलब वो ये कह सकता है कि मैंने नहीं करानी है, ठीक है, जिस तरह मुझे सेकंड ओपिनियन ले लेना। हाँ जी रिंशा। हाँ वो आप पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कि अगर अगर सेकंड ओपिनियन का कोई पेशेंट कहता है तो वो उसके जहन में कुछ ना कुछ होता ही है। लाइक जिस तरह अक्सर लोग ये देखो ना कि जिस तरह अगर कोई रिलेटिव वगैरह बता दे कि तुम इस डॉक्टर के अलावा किसी और से ओपिनियन ले लो, आप उससे कहो कि ठीक है आप ले लें सेकंड ओपिनियन, उसके बाद अगर जो उसको ऑब्वियसली देखो अगर सेकंड ओपिनियन के लिए, ये बेसिकली सेकंड ओपिनियन के लिए अगर कोई कहते हैं तो कोई बात नहीं, उसमें डिले ही हो जाएगा ना सेकंड ओपिनियन लेने के बाद। लेकिन हाँ आप पूछ लो कि आप किसी के प्रेशर में आके तो नहीं ये कर रहे। पेशेंट से पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। लाइक आपको वो थोड़ा बहुत वैसे भी खुद ही डॉक्टर को पता लग जाता है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो तो थोड़ा बहुत आपको पता लग जाता है कि पेशेंट प्रेशर में तो नहीं। आप पूछ लो कि आप किसी कोई आपको प्रेशराइज तो नहीं कर रहा है इस तरह, ठीक है। अच्छा अब इसमें यही है कि बेसिकली ये है कि आपने पेशेंट मतलब कॉन्सेंट तभी वैलिड तभी तक रहता है तब जब तक कि पेशेंट जो है वो खुद ना विड्रॉ वगैरह कर ले, ठीक है। और ये बेसिकली एक ये भी है कि पेशेंट जो है वो मतलब ये कहते हैं कि मैंने किसी और से सेकंड ओपिनियन लेना और फिर मैं कराऊँ, ठीक है, तो वो आप उसको कहो कि ठीक है, जैसे आप है ना बेसिकली पेशेंट को यही फील कराना है ना कि आप उसका बेस्ट इंटरेस्ट सोचते हो, लेकिन इसमें आपकी अपनी मर्जी भी हर चीज में शामिल हाँ वही ना, जिस तरह सेकंड ओपिनियन के लिए वो कहते हैं, तो ये है कि आप देखो किसी को भी आप सर्जरी का कहोगे ना तो वो सबसे पहले कोशिश यही करता है कि मैं कुछ ऐसा करूं या कोई और ऐसा डॉक्टर ढूंढूं जो दवाइयों से मेरा इलाज करे। ये नेचुरल सी बात है। देखो अल्लाह माफ करे आपको कोई सर्जरी का कहेगा तो आप नहीं कोशिश करोगे पहले कि अल्लाह करे कि सर्जरी टल जाए और मैं दवाइयों से करूँ। तो ये एक पेशेंट का राइट है, और ये कि एक दफा तसल्ली करके पेशेंट आएगा ना तो वो बाद में भी एतराजात कम करेगा। आपका नाम क्या था? जारा? जारा, हाँ मेरी मामा का नाम जारा है। चलो आप सबके ऐसे नाम रखती हूँ कि ये इसका नाम मेरी बहन जैसे, इसका मेरी माँ, फिर मुझे याद रहेगा। अच्छा व्हाई इज कंसेंट क्रूशल? अच्छा एग्री। अच्छा आप देखते हैं इट इज इम्पोर्टेंट टू हेल्थ केयर दैट अ पेशेंट रिसीविंग केयर और ट्रीटमेंट एग्रीज टू रिसीव इट, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। चलो मैंने कहा स्लाइड में पढ़ लेते हैं। And the international, valid consent to treatment is therefore absolutely central in all forms of healthcare, from providing personal care to undertaking major surgery. Seeking consent is common courtesy between healthcare professionals, healthcare staff, and patients. ठीक है, इसमें बेसिकली ये है कि आप ये देखो कि कंसेंट जो है वो यही होता है ना कि आपका पेशेंट जो है वो एग्री कर रहा हो कि हाँ मैं प्रोसीजर करा लूंगा, ठीक है। उसके अलावा ये है कि आपने आपने ये लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जो कंसेंट ले रहे हैं वो वैलिड है। लाइक जिस तरह ये वैलिड है, जिस तरह हमने पहले ये बातें की है कि मतलब वैलिड होना चाहिए, और पेशेंट पेशेंट मतलब इतना सेंसिबल हो और इतना कॉम्पिटेंट हो कि वो कंसेंट दे सकता है, ठीक है। जिस तरह छोटे बच्चों को आप दे, ये नहीं छोटे बच्चों से नाम लेने बैठ जाए कि जो देखो अब एक 10 साल का बच्चा है, आपको पता ही होगा कितना होता है 10 साल का बच्चा, वो अपने बारे में नहीं, आप उसको बताओगे भी तो उसे नहीं पता लगेगा कि आप क्या उसको ट्रीटमेंट ऑप्शन दे रहे हो और ये चीज, ठीक है। कॉन्सेंट इसीलिए कि और ये बेसिकली एक बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज है। देखो अगर आप कॉन्सेंट नहीं लेते और खुदा ना वास्ता कल को पेशेंट को कुछ हो जाता है तो सारी जिम्मेदारी आप पे आ जाती है। तो लेना चाहिए, लाइक जिस तरह ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं नहीं हम जिस तरह आपने पढ़ा होगा पेटर्नलिस्टिक एटीट्यूड जो रखते हैं डॉक्टर्स, या आपने बीएस में पढ़ा होगा कि वो ये कहते हैं कि नहीं हम ही अपने पेशेंट का सबसे अच्छा सोच करिए। लेकिन अगर आपका पेशेंट कॉम्पिटेंट है तो वो आप ना करो, आपका पेशेंट अगर कॉम्पिटेंट है तो आप उससे लो, ठीक है। अच्छा अब इसमें यही है कि पेशेंट का पर्सपेक्टिव भी इम्पोर्टेंट है। जिस तरह आप ये देखो कि पेशेंट्स जो होते हैं वो अगर आप उनको बता दो कि आपकी सर्जरी होनी है या ये, तो वो कितने ज्यादा एंशियस हो जाते हैं, मतलब वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और डर जाते हैं कि मतलब पता नहीं सर्जरी, इवन माइनर से माइनर सर्जरी भी हो ना तो बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है कि पता नहीं इसके बाद मेरे साथ क्या होगा, ठीक है। एक तो जर्नल एनेस्थीसिया ऑब्वियसली ज्यादातर जर्नल में ही होती है सर्जरीज, लोकल में भी है, लोकल में भी हो जाती है लेकिन ज्यादातर जर्नल एनेस्थीसिया में होती है, ठीक है। तो उसके आप देखो कि उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं जर्नल एनेस्थीसिया के, कि उसके बाद हल्की हल्की सी हेडेक फील होती है और इस तरह। तो आप ये देखो कि पेशेंट अगर आपसे ये पूछेगा, मतलब ये एक नॉर्मल है कि पेशेंट आपसे पूछे
कि जी मुझे दर्द तो नहीं होगी, या इसके बाद मैं अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज दोबारा से करने के काबिल हो जाऊंगा या नहीं। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि आप जिस तरह पेशेंट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा और आप जो है आवाजार होना शुरू हो जाए कि क्या है इतने सारे सवाल। अब देखो उसको एम्पैथी जिस तरह हम कहते हैं बीएस में, कि आपने पेशेंट से एम्पैथी शो करनी है, कि आपने बेसिकली ये सोचना है कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं मतलब मैं क्या करता या मैं क्या एक्सपेक्ट करता अपने डॉक्टर से। ठीक है, साइकोलॉजिकली उसको सेटिस्फाई करना। बिल्कुल। अब मैं क्वेश्चन कर लूं? यस मैम। कर ले मैम। आज सलीम सलीम पहले मैं सोच देख रही हूँ ना कि क्या क्वेश्चन करूँ आप लोगों से। चलो ठीक है। अच्छा मुझे कौन बच्चा बताएगा कि कैपेसिटी और इन्फॉर्म्ड क्या होता है, और वॉलंटरी, इन तीनों में कौन डिफरेंस बताएगा? आप लोग भी हाथ खड़ा कर सकते हैं। मैं बताऊं? नहीं नहीं नहीं, मैं बताऊं? जिन बच्चों ने पहले मुझे आंसर दे दिया वो नहीं, उनसे नहीं पूछना। आमना इदरीस बेटा आप बताओ। आमना इदरीस, बहुत आसान क्वेश्चन है कि कैपेसिटी, इन्फॉर्म्ड और वॉलंटरी, ये इन तीनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस बता दो कि इन तीनों का क्या क्या मतलब है। आमना, आमना कहाँ गई है? आमना फारूक बेटे आप बताओ। आमना फारूक आप बताओ कि कैपेसिटी, इन्फॉर्म्ड और वॉलंटरी का क्या मतलब है? इतना आसान है किया मैंने, आसान क्वेश्चन नहीं किया, आसान ही है। और मैंने पहले साइड्स भी दिखा दिए कि थोड़ा सा जिस तरह के किसी को नहीं आता तो। आमना, आमना लेक्चर ले भी रही हो या नहीं? मैम ग्रुप में सैयद मोहम्मद अरशद कह रहा है मैम से कि मेरे से पूछे। क्या? मैम सैयद मोहम्मद अरशद रजा कह रहा है मैम से कहें मेरे से पूछ ले, मुझे आता है। वो आपके साथ बैठा हुआ है? मैम ग्रुप में मैसेज कर रहा है। नहीं नहीं, आमना से मैंने पूछना, आज आमना फारूक से पूछना। आमना फारूक कहाँ गई है? आमना फारूक आपकी किसी की फ्रेंड है? आमना फारूक वो गायब हो गई है यहाँ से। मैम नमाज का आमना इदरीस बताया, सारी आमना की शामिल। आमना इदरीस बताएगी। आमना, इतना आसान मैंने क्वेश्चन किया, थोड़ा सा बता दो। देखो मैं तो ज्यादा वो भी नहीं कहती कि बिल्कुल सही सही बताओ। आमना इदरीस बताएगी। आमना फारूक या आमना इदरीस में से कोई भी बता दो। मैम आमना फारूक कह रही है मेरा माइक ऑन नहीं हो रहा। कौन सी आमना कह रही है? फारूक। आमना फारूक। और आमना इदरीस कहाँ है? वो उसका भी माइक का पता करो। अमरीन बख्श बताएगी। हाँ अमरीन बख्श बेटा आप बताओ, अभी मैंने क्या बताया? कैपेसिटी, इन्फॉर्म। अमरीन बोलो। जी मैम। जी कैपेसिटी और इन्फॉर्म और वॉलंटरी का बताओ। हाँ 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 वही बताओ। जी मैम, वॉलंटरी जो है ना वो ये है कि कोई भी काम जो है खुद करना, और कैपेसिटी में, इन्फॉर्म में ये है कि पेशेंट को हम सारी जो सिचुएशन है उसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे, उसे पूछ के जो भी इसका मसला होगा। तो ठीक है, और कैपेसिटी बता दी। कैपेसिटी, कैपेसिटी बताओ क्या है? कैपेसिटी क्या है बेटे? चलो ठीक है, दो तो बता दिए ना, कोई बात। चलो ठीक है कोई बात नहीं। आप कैपेसिटी आप में से कोई बता दो। मैं बता दूं। Ability of patient to understand हाँ कॉम्पिटेंट बेसिकली। ठीक, चलो ठीक है। अब आगे चलते हैं। कितना है ये क्लास? कितने बजे तक भला होती है? इससे पहले ना मेरी आज 2 क्लास तक। अच्छा अब कंसेंट फॉर चिल्ड्रन एंड थोड़ा सा ही रह गया है, एंड एडल्ट्स। इसके बाद है कंसेंट फॉर एनेस्थीसिया, इन्वॉल्वमेंट रिसर्च राइट्स। इतना सा है सिर्फ, देखो 14 स्लाइड्स। सो इजी। अच्छा अब चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स के हमने यही बात की थी ना कि बेसिकली हम लोग जो 16 to 17 ईयर्स के लोग होते हैं, देखो वो भी काफी सेंसिबल होते हैं। 16 to 17 आजकल तो बल्कि लड़कियां जो 16-17 ईयर्स की होती है इतनी माशाल्लाह वो बड़ी बड़ी लगती हैं, और वो हर लिहाज से बहुत तेज है माशाल्लाह, मतलब बहुत एक्टिव है। ठीक है,
अब ये देखो कि अब बेसिकली उनसे वो उनमें कैपेसिटी होती है कि वो कंसेंट दे सके, लेकिन आप उसके बरक्स एक 13 इयर्स या उससे छोटे बच्चे को ये एक्सपेक्ट करो कि वो दे, तो वो नहीं। क्योंकि आप ये देखो कि इवन 10 इयर्स का बच्चा भी कोई ज्यादा बड़ा तो नहीं होता, इवन 11-12 तक भी आप ये देखो कि इतनी सेंस नहीं होती कि उसको समझ आ जाए कि क्या प्रोसीजर है। और वो तो ऐसे सूरत में आप किससे लेते हो कंसेंट? कोई भी गार्डियन। अच्छा, बहुत ज्यादा। मेरी बेटी इतना रोना डालती है, वो अब माशाल्लाह 4 इयर्स की हो गई है, और वो इतना मतलब वो इतना डरती है हॉस्पिटल से, और इंजेक्शन से मुझे टाइफाइड के लगवाने थे, तो उससे इतना रोना डाला, इतना रो, इतनी मैं शर्मिंदा हुई ना, मैं लेके गई और उससे इतना तमाशा लगाया, और साथ ही उसके फूफो का बेटा था, उसने आराम से लगवा लिया, और मुझे और फील होना शुरू हो गया। मैंने कहा मेरी बेटी क्यों इतना रो रही है? वो भी बल्कि छोटा ही है, वो 6-7 इयर्स का, लेकिन वो माशाल्लाह है, वो जो है ना यार, मुझे बड़ा फील हुआ। मैंने कहा कि वो ऐसे ही करती है। आप तो बल्कि एक तो हम भी तो डरा देते हैं, हम कहते हैं नहीं खाओगी तो इंजेक्शन लगवाएंगे, नहीं खाओगी तो उन्हें लगता है पता नहीं इंजेक्शन क्या चीज है। बस वो बहुत ही बंदा एम्बेरस हो जाता है, बच्चे इतना रौला डाल रहे हो और सारा कुछ। बहुत बहुत शर्मिंदगी होती है, मुझे तो बहुत होती है सीरियसली। और हम लोग खुद भी इसके जिम्मेदार है, लाइक मुझे लगता है कि हम खुद भी बच्चों को शुरू से ही बहुत, और हम बच्चे हैं, हम ऑब्वियसली बंदे को एक सर्टेन एज तक बहुत डर लगता है इंजेक्शन से। अब तो है नहीं लगता। आप लोगों को लगता है? आपको भी नहीं लगता है? फिर आप रोना डालती है? बहुत ज्यादा लगता है। इससे उस बेचारी के बाजू भी तो देखो ना, उन्होंने क्या किया, चीखें मारना शुरू होगी। सही बताओ। नहीं, मैं तो अब इतनी हीट होगी, मुझे तो इंजेक्शन लग रहा होता ना, तो मैं ऐसे देखती हूँ बस, बड़ा मजा आता है ऐसे वो आराम से। मतलब मैं बहुत हीट होगी एक्चुअली। मेरी माशाल्लाह बेटी है ना, तो मैंने उसकी दफा इतने इंजेक्शन लगाए थे कि फिर मैं इतनी हीट होगी कि फिर ना मैं खुद ही हीटों की तरह, ऐसे जिस तरह वैक्सीनेशन के लिए तो बिल्कुल ही यहाँ लगाते हैं। वो आपको पता है कि वो आपने थोड़े से स्लीव इस तरह के पहन के जाने होते हैं कि यहाँ पे लगते हैं। अच्छा, अब इसमें ये है कि आप ये देखो कि जिस तरह आपने एक बच्चे के लिए एक दफा कंसेंट ले लिया उसके पेशेंट से, कि मतलब सॉरी इसके पेरेंट से ले लिया, जिस तरह छोटा बच्चा है। अब उसमें ये है कि अगर अगर उस ट्रीटमेंट के दौरान टेस्ट वगैरह कराने पड़े, लाइक जिस तरह ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट या बच्चे का, तो उसमें अब ये है कि उसमें अब ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप बार बार पेशेंट से पूछे। तो पेशेंट एक तो बार बार पेरेंट से पूछे। ठीक है, आपने एक दफा पेरेंट को सारा बता दिया ना, स्टार्ट में बता दी कि इससे हम ये कर सकते हैं, और पेरेंट ने एक दफा कह दी कि अच्छा आप ये सारा कुछ कर लो। ठीक है, तो उसमें अब ये है कि आप शुरू में एक दफा पेरेंट्स को एतमाद में ले लें, क्योंकि आपको पता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो वैसे ही बच्चे के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं। और ये है कि वो फिर इससे पेरेंट्स जो है वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चों के मामले में ना बहुत ज्यादा, हर पेरेंट्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो आप एक ही दफा उनसे सारा ले लो कि अगर हमने बीच में हमें ये भी कर सकते हैं, ये वाला ब्लड टेस्ट भी हम करा सकते हैं, यूरिन टेस्ट वगैरह भी करा सकते हैं। ठीक है, तो वो भी ठीक है कि अगर आपने स्टार्ट में ही सारा कुछ पूछ लिया। आइडियली तो वैसे ये ज्यादा बेहतर है कि आप हर स्टेप पे दोबारा से ले लो, क्योंकि कितना टाइम लग जाएगा। हाँ, ये अगर किसी बच्चे की सीरियस कंडीशन है तो ऑब्वियसली आप सारा वक्त तो नहीं ना फिर उससे पूछोगे, या उसकी कोई सर्जरी है अगर किसी बच्चे की है, तो उसमें ये है कि ऑलरेडी वो फिर पेरेंट्स पता है डर भी बहुत जल्दी जाते हैं। अगर कोई बच्चा छोटा और उसकी कोई सर्जरी हो, अल्लाह ना करे हो, लेकिन वैसे अगर किसी की हो तो ये है कि आप बिल्कुल, उसमें ये है कि हर स्टेप पे जो है ना पेरेंट्स को आप फिर ना बताएं, एक दफा पूछते हैं कि हाँ मैं हमने ये प्रोसीजर करना है। क्योंकि अगर हर एक ही स्टेप का बताओगे ना, तो वो पेरेंट्स बेचारे साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो कहेंगे कि पता नहीं हमारे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, वही जिस तरह बेहतर ये कि आप एडवांस में पेरेंट्स से ले, और फिर ये कि हर स्टेप पे फिर पहले ही बता दो ना कि ये हो सकता है, आप फिर वो परमिशन। अब देखो कंसेंट फॉर एनेस्थीसिया, अब देखो कि जिस तरह फॉर एग्जांपल जिस तरह जहाँ पे जिस तरह हमीद लतीफ में आप ये देखो कि आप सर्जरी वगैरह कराते हो, तो वहां पे एनेस्थीसिया देने के लिए स्पेशली मौजूद मौजूद होते हैं एनेस्थेटिक्स। ठीक है,
अब देखो पहली बात तो अगर देखो एक एनेस्थीसिया का डॉक्टर खुद से मौजूद है तो उसमें ये है कि इसमें अब वो उसकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी है कि अब वो एनेस्थीसिया से रिलेटेड कंसेंट, ठीक है। आप जिस तरह ये देखो कि फॉर एग्जांपल जिस तरह ज्यादा एनेस्थीसिया चला जाए तो डेथ भी हो जाती है। क्या ज्यादा एनेस्थीसिया की डोज हो जाए तो डेथ भी हो जाती है ना, एक डोज रखनी होती है उसमें। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। एक स्पेसिफिक डोज रखनी होती है एनेस्थीसिया की, ज्यादा हो जाए डेथ हो जाती है। बिल्कुल। एनेस्थीसिया मेरे ख्याल से जो लोग एनेस्थीसिया देते हैं उनका एक पता नहीं, वो माशाल्लाह बहुत ही एक एक्सपर्ट्स होते हैं, वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, और उसमें थोड़ा सा भी ऊपर हो जाए ना तो आपको पता है कि अल्लाह माफ करे इवन डेथ के भी चांसेस होते हैं एनेस्थीसिया में। और ये स्पेशली आप ये देखो कि मेरा ना एक्चुअली एक्सपीरियंस है हमीद लतीफ का, बहुत बहुत अच्छा वहाँ का एक्सपीरियंस है, लेकिन वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे एनेस्थीसिया डिफरेंट डॉक्टर्स देते हैं, और वो इवन जो सब बहुत छोटे कुछ मंथ्स के या जो इवन अल्लाह माफ करे ऐसे बच्चों की भी सर्जरीज होती है जो कुछ मंथ्स के होते हैं, कोई कंजेनिटल डिजीज हो गई उस तरह, तो उसमें ये होता है कि वो एनेस्थीसिया वालों की, ये वैसे बंदा हैरानकुन बात है कि एक इंसान इतना परफेक्ट हो सकता है कि वो हर हर बंदे और छोटे बच्चों से लेके मतलब छोटे बच्चों को भी एनेस्थीसिया देते बिल्कुल, हर एक को देख के देना होता है, जिस तरह पहले कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन तो नहीं है, छोटा बच्चा है तो उसको कितना देना, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि उसके बाद आपको पता है कि अक्सर उसके बाद कमर में बैक बैक एक कीबोर्ड सेट कर किसमें बेटा, एपिड्यूरल। हाँ बेटा, वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं जो मैं आपको बताती हूँ, जो मेरे साथ मेरी बेटी की दफा मतलब वो थोड़ा सा मेरे साथ मसला हो गया था, तो जब मेरी सर्जरी हुई थी ना उसमें आप देखो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। लाइक जिस तरह देखो उस वक्त मेरी कंडीशन इस तरह की थी कि थोड़ा सा माशाल्लाह मेरी बेटी हुई थी, तो मुझे इतनी कोई उस वक्त ना, जिस तरह बंदा पता ही है थोड़ा सा ऐसी कंडीशन में होता है कि वो बता नहीं सकता, तो उसमें यही था कि उन्होंने सिर्फ मुझसे मेरा नाम पूछा था, उसके बाद मुझे नहीं याद कि मेरे साथ क्या हुआ, उन्होंने बस कनूला के अंदर वो डाला था, जो वो एक आए थे स्पेशली, और उन्होंने कहा था आपका क्या नाम है, तो भी मैं बता ही रही थी और है या नहीं है, सिर्फ उससे ये पूछा था आपका नाम क्या है, उसके बाद मुझे नहीं पता, उसके बाद मैम जब मेरी आपने कहा था डॉक्टर अरूज फातिमा या सिर्फ अरूज फातिमा? हाँ आपसे नाम जब पूछा आपने डॉक्टर कहा था अपने साथ? नहीं मैंने नहीं कहा था, मैंने कहा क्या शौकी मारूं, मैंने कहा मुझसे पूछा है कि रोजे की कितनी डोज आपको देनी चाहिए, मैंने कहा मैंने सिर्फ अरूज कहा था उस वक्त, मुझे डॉक्टर क्या, मुझे अपनी जान की बड़ी हुई थी, आगे जाके हिसाब में तो नहीं ना पूछना कि डॉक्टर है या नहीं, मैं उस वक्त इतनी नहीं थी, लेकिन मैंने कहा अरूज फातिमा, मेरा बड़ा दिल था, मैंने कहा चलो बातें शातें करेंगे, लेकिन वो उससे बोले नहीं, उसके बाद मुझे नहीं पता, उसके बाद मैंने आंखें खोली थी तो जनरल एनेस्थीसिया दिया था, तो उसके बाद मेरे सर में बस दर्द हो रही थी और कुछ भी नहीं, आईसीयू में थी, फिर मैंने अपनी बहन से कहा, मैंने कहा थोड़ी सी लिपस्टिक ला दो, बहुत ज्यादा बीमार लग रही हूँ मैं, तो कही थी तुम अल्लाह अल्लाह का नाम लो, मैंने कहा ले लूँ कि अल्लाह का नाम भी कुछ नहीं होता, फिर मिलने लोग आना शुरू हो गए, मेरे टीचर मिल गए मुझे सीएमएच के, मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही, मैंने कहा इतनी बुरी लगी, मैंने कहा थोड़ा फेस पाउडर लगाओगी, लिपस्टिक लिपस्टिक लगाओगी जी। हाँ लोकल एनेस्थीसिया का डिफरेंस है बिल्कुल, उसमें ये होता है कि लोकली आपको एनेस्थीसिया दे रहे हैं ना एक पोर्शन में, और ये कि जर्नल एनेस्थीसिया, लेकिन वैसे जर्नल एनेस्थीसिया का ये है कि शुक्र है उसमें ये भी पूछते हैं कि आपने कुछ खाया तो नहीं है कुछ घंटों से, क्योंकि वो फिर नौजिया वगैरह वॉमिटिंग का वो होता है, लेकिन जर्नल एनेस्थीसिया में वैसे अल्लाह माफ करे, लेकिन ये बहुत मजा है कि आपको पता ही नहीं आपके साथ क्या हो रहा है, आराम से मुझे लगा मैं सो गई हूँ बस, और मैं उठी और फिर मैं उठ गई दोबारा से, मतलब ऑब्वियसली मेरे जैसे लोग को अच्छा इनफॉर्म कंसेंट फॉर रिसर्च। अब देखो बेटा, अब ये जो हम लोगों ने इनफॉर्म कंसेंट की बात की है, अब अगर कोई बंदा रिसर्च कर रहा है, जिस तरह यूएचएस में अक्सर लोग पेशेंट्स पे करते हैं, मेरी रिसर्च तो खैर दैट्स पे थी इन विवो, लेकिन आप जो है ना ये पेशेंट्स वगैरह में वो करते हैं, तो रिसर्च में भी ये सारी चीजें आती हैं कि आप पेशेंट से, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल ये देखो जिस तरह वैक्सीनेशन के ट्रायल्स वगैरह हुए थे, तो उसमें भी ये होता है कि कोई अपनी मर्जी से आके लगवाना चाहता है तो लगवाए, उसमें ये नहीं होता, और इसमें ये कि आपने थोड़ा बहुत बताना होता है कि ये हो सकता है कि आपको लगवाने के बाद थोड़ी थकावट महसूस हो या आपको बुखार हो, ताकि वो बंदा ना परेशान ना हो जाए कि मैंने क्या, और ये
और बेसिकली उसमें यही होता है कि जिस तरह यूएचएस में उन्होंने ट्रायल्स भी शुरू किए थे, तो वो उसमें पैसे देते थे पेशेंट को। मतलब कोई अगर आके कहते ना कि मैंने लगवानी है, तो पता नहीं 8,000 इस तरह करके। ये भी तरीके होते हैं ताकि पेशेंट खुद से आए। जिस तरह एक गरीब बंदा है, उसके लिए तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट है ना। बिल्कुल। और इससे ये होता है कि जो जिसके पास देखो इतने रिसोर्सेज नहीं है, उसके लिए तो 8,000 बहुत है। तो लेकिन ये कि आप ये भी ध्यान रखो कि कोई ऐसी भी ड्रग ना देना शुरू हो जाओ ना जो लीथल हो, कि अपनी रिसर्च में ऐसी ड्रग ना रखो कि अब अगले बंदे को तो नहीं ना पता। अब जिस तरह वैक्सीनेशन है, इससे माशाल्लाह किसी को कुछ भी नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा थकावट या बहुत ज्यादा तो बुखार। तो इस तरह के रिसर्च में इस तरह के आपको टॉपिक्स रखने चाहिए कि किसी को भी नुकसान ना हो। चाहे हम आप करे बंदे नहीं मारना शुरू कर देना, ये बात। अच्छा, राइट टू रिफ्यूजल। अब ये एक ऑब्वियसली, अब ये देखो जिस तरह आपने पहले भी ये बात की है कि आप एक पेशेंट जो है, अब ये उसका राइट होता है। आपने इस तरह राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी होंगी, एससीपी में भी पढ़ी है ना? कौन से एससीपी में पढ़ी है? मतलब 1 में शायद, 1 में शायद। तो ये पेशेंट का राइट है कि वो रिफ्यूज कर सकता है। आपने पेशेंट की ना बात दिल पे नहीं लेनी, ऑफेंड नहीं होना बिल्कुल भी कि जी नहीं ये पेशेंट क्यों ऐसे कर रही है। पेशेंट को राइट दो कि वो, आपने बस पेशेंट के साथ सेल्फलेस होके बात करनी है कि मतलब आप इस तरह हो जाओ कि आपने बस इसका भलाई करनी है। अपना ये नहीं कि वो रिफ्यूज करे तो नाराज होके बैठे हो कि नहीं अब मैंने इसके बाद नहीं चेक करना आपको, आपने क्यों रिफ्यूज किया। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी। ठीक है, आज का वैसे लेक्चर छोटा आसान था। बस देखो मेरा यस मैम। अब नेक्स्ट टाइम पढ़ के आना सारे, ठीक है? नेक्स्ट टाइम पढ़ के आना बेटा। आप ठीक हो ना? पाक वैग माशाल्लाह ठीक था, ठीक है? मैम आपने मैम फाइका से बात की थी? कोई कौन सी बात? मैम वही जो क्लैश वाला है, मैम कोई आपका हल क्या निकला नाम? इस मसले का? यस बेटा मैम, महानूर रहमान। अच्छा मेरी बात सुनो, जिन जिन बच्चों का क्लैश है ना वो मुझे आज मेल कर दे। ओके मैम। मैं अटेंडेंस लगा मैम दूंगी। साथ ना, और साथ यूं करो कि टाइम टेबल भी साथ, प्रूफ भी मेल करना। मैम मैंने की ओके थी मैम, आपको मैंने इससे ईमेल, पहले भी शुरू में ही भेजा कर था, दी मैं थी। उसको रीसेंड कर देती बेटा हूँ वो आपको। और कर दो ना, आज कर दो। ठीक है मिस मैं ऐसे लेती हूँ क्लास की हाफ टाइम आपकी, हाफ टाइम मिस फाइका की, तो कोई इशू तो नहीं है। मैं तो दूसरा वीक है ऐसे ही ले रही हूँ। फाइका मिस आपसे क्या फाइका ने, कह रही थी? जी मिस। अक्सा आप मुझे मेल कर दो बेटा, जी ठीक है मिस। और जी साथ ठीक है। प्रूफ भी, साथ प्रूफ जी भी ठीक मेल है मिस। करना। जी ठीक है मिस। आज 22 है, 22 है। नहीं, अब जो बंदा जिस दिन आया ना, अपने आगे मतलब नाम के आगे डेट लिख दे। जिस तरह आप आज की भी डेट लिखो और पिछली भी लिखो।